This portion of the news is brought to you by Ron Carter Cadillac. Hello and welcome. You're watching NTV Houston. This is Sarah Chauhan. टेक्सास में पिछले 24 आवर्स में 7,000 से ज़्यादा न्यू कोरोना वायरस केसेस सामने आए हैं। वहीं डॉक्टर एंथनी फॉजी का ये कहना है कि यूनाइटेड स्टेट्स में जिस तरीके से कोरोना वायरस के केसेस देखने को मिल रहे हैं, ये डबल से भी ज़्यादा हो सकते हैं। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स पे पिछले 24 आवर्स में 45,000 से ज़्यादा न्यू कोरोना वायरस केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और भी खबरें होंगी डिटेल से, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। टेक्सास में एक ही दिन में आने वाले कोरोना वायरस केसेस ने तोड़े सारे रिकॉर्ड्स। पिछले 24 आवर्स में 7,000 से ज्यादा न्यू कोरोना वायरस केसेस हुए रिपोर्ट। टॉप इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फॉजी ने कोरोना वायरस को लेकर दी वार्निंग, केसेस डबल से भी ज्यादा हो सकते हैं। लीडिंग हेल्थ ऑफिशियल डॉक्टर पीटर ने टेक्सास में बढ़ते कोरोना वायरस केसेस को लेकर दी वार्निंग। मिड जुलाई तक सिर्फ ह्यूस्टन एरिया में ही डेली केसेस ट्रिपल होकर 4,000 तक पहुंच सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में एक ही दिन में कोरोना वायरस के 45,000 से ज्यादा न्यू केसेस हुए रिपोर्ट। 2 वीक्स में 80% केसेस हुए इंक्रीज। टोटल कोरोना वायरस केसेस 2.6 मिलियन से ज्यादा, जबकि डेथ टोल 130,000 से ज्यादा। और यूरोपियन यूनियन 1 जुलाई से चीन सहित दूसरे 15 कंट्रीज के लिए अपने बॉर्डर खोल देगा। ब्राजील, रशिया, इंडिया और अमेरिका लिस्ट से बाहर। और अब न्यूज डिटेल से देखते हैं और बात करेंगे टेक्सास की। टेक्सास में एक ही दिन में रिपोर्ट होने वाले कोरोना वायरस केसेस ने पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। जी हां, ट्यूसडे को एक ही दिन में 7,000 से ज्यादा न्यू कोरोना वायरस केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पिछले 3 वीक्स में 75,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस सामने आए हैं, जो कि टेंशन की बात है। टेक्सास में कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 3 वीक्स में 75,000 न्यू केसेस रिपोर्ट हुए हैं। टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस के डेटा में दिखाया गया है कि 8 जून से 29 जून के बीच स्टेट में 75,000 से ज्यादा न्यू कोरोना वायरस के केसेस सामने आए हैं। स्टेट हेल्थ ऑफिशियल्स ने एक ट्वीट में लिखा है कि 1 जून से अब तक हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले इन्फेक्टेड पेशेंट्स की तादाद 3 गुना बढ़ चुकी है और अब ये तादाद बढ़कर 7,000 तक पहुंच चुकी है। और वहीं डेटा के मुताबिक टेक्सास में अब तक रिपोर्ट होने वाले 160,000 केसेस में से 72,744 केसेस एक्टिव कंसीडर किए जा रहे हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि टेक्सास में अब तक 167,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं, जबकि डेथ टोल है 2,496 और इसके साथ ही एक्टिव केसेस बढ़कर 80,000 पहुंच चुके हैं। टेक्सास में कोरोना वायरस की वजह से हाल आपने देखा। और वहीं गवर्नमेंट के टॉप इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फॉजी का कहना है कि यूनाइटेड स्टेट्स में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। जो दवाइयां दी जा रही हैं उससे कोरोना वायरस कंट्रोल में नहीं आ रहा है। और ये भी उन्होंने वार्निंग दी है कि जो केसेस हैं वो डबल से भी ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए ध्यान जरूर रखें। यूएस सीनेट कमेटी से बात करते हुए डॉक्टर एंथनी फॉजी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन के सेफ और इफेक्टिव होने की कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकन सोशल डिस्टेंसिंग और साथ ही साथ जो गाइडलाइंस दी गई हैं उनको जरूर फॉलो करें। साथ में डॉक्टर एंथनी फॉजी ने यह भी कहा है कि अभी रोजाना 40,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं और यही केसेस 100,000 तक पहुंच सकते हैं। डॉक्टर एंथनी फॉजी ने कहा कि कोरोना वायरस को सिर्फ गाइडलाइंस को फॉलो करके ही कम किया जा सकता है। In addition, there are a number of different platforms that are being pursued so that we don't have all our eggs in one basket. As you know, one of those is right now getting ready as we approach next month of going into phase 3 trials, and others will be staggered along the way in the middle of the summer, end of the summer, early on. There is no guarantee, and anyone who's been involved in vaccinology will tell you, that we will have a safe and effective vaccine. But we are cautiously optimistic, looking at animal data and the early preliminary data, that we will at least know the extent of efficacy sometime in the winter and early part of next year. Again, working with the companies and the investment made by this Congress, hopefully there will be doses available by the beginning of next year. That if you look at what's going on and just look at some of the film clips that you've seen of people congregating, often without masks, of being in crowds and jumping over and avoiding and not paying attention to the guidelines that we very carefully put out, we're going to continue to be in a lot of trouble, and there's going to be a lot of hurt if that does not stop. I can't make an accurate prediction, but it is going to be very disturbing. I will guarantee you that,
Because when you have an outbreak in one part of the country, even though in other parts of the country they're doing well, they are vulnerable. I made that point very clearly last week at a press conference. We can't just focus on those areas that are having the surge. It puts the entire country at risk. We are now having 40,000+ new cases a day. I would not be surprised if we go up to 100,000 a day if this does not turn around, and so I am very concerned. डॉक्टर एंथनी फॉसी ने वार्निंग दी है कि डेली केसेस 40,000 से बढ़कर 100,000 तक पहुंच सकते हैं। और वहीं यूएस सर्जन जनरल जेरम एडम्स ने भी कोरोना वायरस के फैलाव को कम करने के लिए अमेरिकन से फेस मास्क इस्तेमाल करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मास्क पहनना इनकन्वीनियंस नहीं है और ना ही ये किसी के फ्रीडम को सप्रेस करता है। मास्क पहनकर गोल्स को अचीव किया जा सकता है, यानी कोरोना वायरस केसेस को कम किया जा सकता है। Wear a face covering when you go out in public. It is not an inconvenience. It is not a suppression of your freedom. It actually is a vehicle to achieve our goals. It adds to your convenience and your freedom because it allows us to open up more places and it allows those places to stay open. When you do not wear your face covering, we end up in a situation where you see higher rates of disease spread and you end up having to close places. This mask, this face covering, actually is an instrument of freedom for Americans if we all use it. We absolutely cannot afford to lose focus on the disproportionate impact that COVID-19 has had on vulnerable communities, particularly communities of color. Compared to whites, American Indians and Alaska Natives are hospitalized at 5 times the rate, Black Americans hospitalized at 4.5 times the rate, Hispanics 3.5 times the rate. The fact is this virus is exploiting and exacerbating pre-existing health disparities, and these disparate outcomes and inequitable opportunities for health are part of the anger, the frustration, and the fear that we're seeing manifest in protests around the country. The fact is social justice and social injustice often reveals itself through health inequities. यूनाइटेड स्टेट्स में बढ़ते कोरोना वायरस केसेस को लेकर हेल्थ ऑफिशियल्स डरे हुए हैं। वहीं लीडिंग हेल्थ ऑफिशियल डॉक्टर पीटर होड्जे ने भी टेक्सास में कोविड-19 इन्फेक्शंस के बारे में वार्निंग दी है। बेलर कॉलेज के नेशनल स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन के डीन डॉक्टर होड्ज का कहना है कि उन्हें डर है कि मिड जुलाई तक सिर्फ ह्यूस्टन एरिया में डेली केसेस ट्रिपल होकर 4,000 तक पहुंच सकते हैं और ये एरिया उस वक्त ग्लोबल हॉटस्पॉट भी बन सकता है। And now we're seeing this massive relapse, this resurgence, and it's happening in all the major metro areas of Texas, and it's very alarming. The rate of acceleration is extreme. We're seeing daily dramatic increase, almost a vertical slope, what we call an exponential curve, with some of the models saying that we may be at 4,000 cases a day in Houston by early middle July. So that would be catastrophic for the city. So this is a pretty bad scenario. At all levels, what we need is the maximum level of social distancing possible, because that in the end is the only thing we know other than the mass contact tracing is the one most effective method that we have. So implementing aggressive social distancing is the best way to reduce this very aggressive rise in cases. We'll still continue to see a steep rise. If there's any impact by the current public health measures, we might see it over the next week or two. But on the other hand, what we will expect is this grim reality that typically the deaths follow a couple of weeks after the rise. So that comes after that. We're in a race to the bottom with Phoenix and a couple of other cities. But things look very grim right now for the city of Houston. नाउ नेक्स्ट न्यूज। कोविड-19 सिचुएशन को लेकर ह्यूस्टन हेल्थ ऑफिशियल्स काफी कंसर्न नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि उनका कहना है कि हॉस्पिटल्स में कोविड-19 पेशेंट्स एडमिट करने की लिमिट कुछ ही वीक्स में फुल हो जाएगी। यानी कोरोना वायरस के केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसकी वजह से हॉस्पिटल्स पूरी तरीके से इस वक्त फुल हैं। ह्यूस्टन पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर डेविड पर्स का कहना है कि हॉस्पिटल्स में इस वक्त पेशेंट्स का फ्लो मैनेजेबल है, लेकिन इस बात को देखना होगा कि अगले 2 से 3 वीक्स में हम कहां खड़े होंगे, क्योंकि कोरोना वायरस केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर लोगों ने अपनी आदत नहीं बदली तो हॉस्पिटल्स में आने वाले दिनों में सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाएगी।
the hospitals right now are operating with there's about 90+%, nearly 100% of intensive care unit beds are occupied at several hospitals, certainly within the city of Houston. Across the region, when you include that, it's a little bit less full, but that's not necessarily uncommon. We get that every flu season. So where we are right now today is not someplace where we haven't been before. The concern is, where will we be in 2 and 3 weeks from now? And as we know with this virus, you have to act now to change what the situation will be in 3 weeks. And so the hospitals right now are managing it, and they've got surge plans in place. But if the community doesn't start behaving differently, there's going to be a limit to what the hospitals will handle. It's not today, that's 3 weeks from now. It's totally dependent on how the community, the individuals in our community react to the messages that they're getting from the governor and from the hospitals. And if they hear the message, and if they start wearing the mask and social distancing, we should be able to get through this. If they ignore the message, if they think it's political, if they think it's fake news, if they come up with some excuse not to wear the mask and physically distance themselves, we could be in a world of hurt. A lot more panic than what the reality is. We are way down compared to where we were in March and April with the ICU patient dedicated to COVID. So we are, managing all this appropriately right now. We have capacity to take care of a lot more patients. However, what I would do put a word of caution is that this is not a long-term sustainable. If things don't change in next 4 weeks, then it'll be a different conversation. और अब बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना वायरस केसेस की। जी हाँ, यूएस में एक ही दिन में 45,000 से ज़्यादा न्यू केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 2 वीक्स में 80% केसेस इंक्रीज हो गए हैं। और अगर टोटल कोरोना वायरस केसेस की बात की जाए तो टोटल कोरोना वायरस के केसेस 2.6 मिलियन से ज़्यादा है और डेथ टोल 130,000 से ज़्यादा। और वहीं अगर स्टेट वाइज बात की जाए तो कैलिफोर्निया, न्यू जर्सी, टेक्सास, फ्लोरिडा, इलिनॉय और मैसाचुसेट्स में 100,000 से ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं। और ख़ास तौर पर साउथ और वेस्ट में जो स्टेट्स हैं वहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस तेज़ी से इंक्रीज हो रहे हैं। स्टेट वाइज आपको बताते हैं कोरोना वायरस के केसेस किस तरीके से हैं। और बात सबसे पहले करेंगे कोरोना वायरस के एपिसेंटर न्यूयॉर्क की। न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस केसेस 417,000 से ज्यादा है, जबकि डेथ टोल 32,000 से ज्यादा। कैलिफोर्निया में 232,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं और 6,000 से ज्यादा लोगों की यहाँ पर जान गई है। वहीं एक्टिव केसेस यहाँ पर 2,000 हैं। न्यू जर्सी में 176,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं, जबकि डेथ टोल 15,000 से ज्यादा है। टेक्सास में 167,000 से ज्यादा केसेस हैं और डेथ टोल 3,000 के करीब हैं। फ्लोरिडा में 152,000 से ज़्यादा केसेस हैं और डेथ टोल है 3,000 से ज़्यादा। और वहीं इलिनॉय में 144,000 से ज़्यादा पेशेंट्स हैं और डेथ टोल है 7,124। मैसाचुसेट्स में 100,000 से ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं, जबकि डेथ टोल अब 8,000 से ऊपर है। पेंसिल्वेनिया में 91,000 से ज़्यादा केसेस हैं और डेथ टोल 6,000 से भी ज़्यादा। नाउ नेक्स्ट न्यूज़। टेक्सास की तमाम काउंटीज़ में इस वक्त हैरिस काउंटी है जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं। और वहीं ह्यूस्टन एरिया के ओवरऑल केसेस की बात की जाए तो 48,000 से ज़्यादा है और डेथ टोल 600 से भी ज़्यादा। ह्यूस्टन सिटी में कोरोना वायरस की वजह से सबसे बुरा हाल है। अब यहाँ पर 20,000 से ज़्यादा कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं, जबकि डेथ टोल 224। हैरिस काउंटी अब सेकंड नंबर पर है। 11,000 से ज़्यादा यहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 154 है। फोर्ट बेंड काउंटी में 3,000 से ज़्यादा केसेस हैं, 54 डेथ टोल। गैल्वेस्टन काउंटी में 3,293 कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं, जबकि डेथ टोल 40 है। मॉन्टगमरी काउंटी में 2,133 केसेस हैं, डेथ टोल 36। और वहीं ब्राज़ोस काउंटी में 2,000 से अबव कोरोना वायरस के केसेस हैं और जबकि 31 लोगों की यहाँ पर जान गई है। वॉल्कर काउंटी में 2,000 से अबव केसेस हैं, 31 लोगों की यहाँ पर भी जान गई। और ब्राज़ोरिया काउंटी में 1,833 केसेस हैं, जबकि 17 यहाँ पर डेथ टोल। और अब न्यूज़ न्यूयॉर्क से है। न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल ने 2021 बजट अप्रूव कर दिया है। बजट में पुलिस फंडिंग में कमी कर दी गई है। $88.19 बिलियन बजट में से $1 बिलियन की फंडिंग न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट से यूथ और सोशल सर्विसेज के लिए शिफ्ट की गई है। लेकिन कुछ लोग फिर भी इस फैसले से खुश नहीं हैं। I now formally declare the Executive Expense Revenue Contract Budget, the Executive Capital Budget, and the Community Development Program for fiscal year 2021 all as modified and all in accordance with the relevant sections of the New York City Charter, as hereby adopted as of 12:26 p.m. on this 30th day of June 2020. To everyone who is disappointed, and I know that there are many people who are disappointed,
that we could not go further. I'm disappointed as well. I wanted us to go deeper. I wanted us to take larger headcount reductions. I wanted a true hiring freeze. I wanted us to cancel additional classes. But this is a budget process that involves the mayor, who would not budge on these items, and 49 other council members currently, many of whom were not as supportive of the $1 billion and the kind of cuts that some of us were pushing for. After all those phone calls, I vote yes on behalf of the residents of the 41st Council District. I cannot support a budget that includes defunding the NYPD by $1 billion. It is neither productive for the safety of New Yorkers, nor a true reform that benefits the minority communities. These racist bosses must go! These racist bosses must go! These racist cops have got to go! और वहीं बजट अप्रूवल से पहले लोअर मैनहट्टन के सिटी हॉल पार्क में प्रोटेस्टर्स और पुलिस में टकराव देखा गया। डिफंड द पुलिस लगातार ये मुहिम चलाई जा रही है। प्रोटेस्टर्स कंट्री वाइड स्टार्ट की गई डिफंड द पुलिस मूवमेंट का लगातार हिस्सा बने हुए हैं। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि पुलिस की फंडिंग डाइवर्ट करके हाउसिंग और एजुकेशन पर लगाई जाए। मिनियापोलिस में 25 मई को पुलिस कस्टडी में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट शुरू किया गया, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर ऑक्यूपाई सिटी हॉल का नारा जोर पकड़ रहा है। वहीं आपको ये बता दें, ये मूवमेंट 2011 में हुए ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट डेमोन्स्ट्रेशन से इंस्पायर्ड है। और अब न्यूज यूरोपियन यूनियन से जुड़ी हुई। दरअसल यूरोपियन यूनियन ने 1 जुलाई से 15 कंट्रीज के लिए अपने बॉर्डर खोल दिए हैं। हालांकि ब्राजील, रूस, इंडिया और अमेरिका के लिए अभी भी ये रिस्ट्रिक्शंस जारी हैं। यूरोपियन यूनियन 1 जुलाई से चीन सहित अन्य 15 देशों के लिए अपने बॉर्डर खोल देगा। हालांकि इंडिया और अमेरिका के लिए ये रिस्ट्रिक्शन अभी भी जारी रहेगा। इंडिया और अमेरिका को कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से इस लिस्ट से बाहर रखा गया है। इसके अलावा ब्राजील और रूस को भी इस लिस्ट से बाहर रखा गया है। इन सभी कंट्रीज में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन ने एक स्टेटमेंट में बताया कि 27 मेंबर ने मिलकर कंट्रीज के लिए बिजनेस ट्रैवल की इजाजत दे दी है। लिस्ट में यूनाइटेड स्टेट्स के साथ साथ रशिया, ब्राजील और टर्की को भी एक्सक्लूड किया गया है। जिन कंट्रीज को ट्रैवल की इजाजत है उन कंट्रीज में है अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जॉर्जिया, जापान, सर्बिया, साउथ कोरिया, थाईलैंड, ट्यूनीशिया और उरुग्वे शामिल हैं। नाउ नेक्स्ट न्यूज। मिसिसिपी गवर्नर ने स्ट्रीट के कॉन्फेडरेट एम्बलम वाले फ्लैग को चेंज करने के लिए लॉ पर साइन कर दिए हैं। गुलामी और रेसिज्म के सिंबल्स को डिसमेंटल करने के लिए ये वो जेस्चर है जिसे पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में लगातार सपोर्ट किया जा रहा है। बिल साइन होते ही मिसिसिपी के लिए नया फ्लैग डिजाइन करने के लिए एक कमीशन भी बना दिया गया है। गवर्नर ऑफिस ने एक स्टेटमेंट में बताया कि वोटर्स नवंबर में इस नए फ्लैग का डिजाइन अप्रूव कर सकेंगे। कॉन्फेडरेट एम्बलम रखने वाले मौजूदा फ्लैग जैक्सन में स्टेट कैपिटल बिल्डिंग पर 126 ईयर्स तक लहराता रहा है। स्टेट लॉ मेकर्स से बिल पास होते ही इस फ्लैग को अब उतार दिया गया है। I am signing a law to turn a page in Mississippi by retiring the flag that we have flown since 1894. I reject the mobs tearing down statues of our history, North and South, Union and Confederate, Founding Fathers and veterans. I reject the chaos and lawlessness, and I am proud it has not happened in our state. I also understand the need to commit the 1894 flag to history and find a banner that is a better emblem for all Mississippi. There is a difference between monuments and flags. A monument acknowledges and honors our past. A flag is a symbol of our present, of our people, and of our future. For those reasons, we need a new symbol. There are people on either side of the flag debate who may never understand the other. We as a family must show empathy. We must understand that all who want change are not attempting to erase history, and all who want the status quo are not mean-spirited or hateful. House Bill 17. न्यूज अब टोक्यो से है। टोक्यो में एक एयरपोर्ट पर लिमिटेड मोबिलिटी वाले पैसेंजर्स को लाने और ले जाने के लिए पर्सनल मोबिलिटी डिवाइसेस इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। कोरोना वायरस की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग को देखा जाए तो ये आइडिया मौजूदा वक्त के लिए एक बेहतरीन ज़रूरत है।
ये डिवाइसेस योकोहामा में लोकेटेड स्टार्टअप व्हील ने तैयार की है। हैनेडा एयरपोर्ट पर इनिशियली 3 डिवाइसेस ने पुश व्हीलचेयर्स को रिप्लेस कर दिया है। इन डिवाइसेस पर कैमरास और दूसरे इक्विपमेंट्स इंस्टॉल कर दिए गए हैं। डिवाइसेस तैयार करने वाली कंपनी व्हील का कहना है कि कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से उनके इस आइडिया को काफी बूस्ट मिला है। अब इन मशीनों को दूसरे एयरपोर्ट पर भी इंट्रोड्यूस जल्द ही किया जाएगा। So in terms of the coronavirus pandemic, actually we designed this without that in mind. But because of this exact pandemic, it actually accelerates our development and also the deployment initiative. We've actually mapped the whole terminal here, and then we've analyzed the data, and then we feed it into the machine. So the machine will actually have the knowledge of the whole environment, and then using the sensors, it will try to figure out where its current location, and then because we've already included the destination as well, so it's smart enough to think, okay, I need to go there. What's the most ideal route to reach that point? और अब न्यूज ईस्ट ह्यूस्टन एरिया से है। आपको बता दें, यहाँ पर फायरिंग के दौरान एक शख्स की जान चली गई। वहीं पुलिस अब इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। ह्यूस्टन पुलिस डिपार्टमेंट को बॉर्डन स्ट्रीट के 900 ब्लॉक में शूटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी। ऑफिसर्स जब लोकेशन पर पहुंचते हैं तो उन्हें गन शॉट वुंड्स के साथ एक शख्स की बॉडी मिलती है। विक्टिम की एज 30 इयर्स ओल्ड बताई जा रही है। पुलिस अब इन्वेस्टिगेट कर रही है आखिर इस पूरे इंसिडेंट के पीछे वजह क्या है। About 12:45 a.m. we got a call about a shooting in progress. Officers got on scene here at 9000 Borden, just behind me. We do have one deceased male. We believe to be in his young 30s, inside a residence. Several witnesses are talking to us right now. It's possibly family related. We're not positive about that yet, but we're still working on it. We don't have any suspects in custody right now. We do have a good idea who might have done it, so officers are in the area looking. When we find out more, we'll make sure we let you know. नाउ नेक्स्ट न्यूज। ओक विस्टा ड्राइव में लोकेटेड एक घर में अचानक से आग लग गई। आग लगने के दौरान घर में 3 लोग मौजूद थे, जिन्हें फायर फाइटर्स ने वक्त रहते बचा लिया। ह्यूस्टन फायर डिपार्टमेंट को ओक विस्टा ड्राइव के 7526 ब्लॉक में एक घर में आग लगने की इन्फॉर्मेशन दी गई। HFD यूनिट जब लोकेशन पर पहुंचती है तो उन्हें एक सिंगल स्टोरी रेजिडेंस से धुआं निकलता हुआ नजर आया। फायर फाइटर्स किसी तरह से घर में एंटर हुए, जहां पर 3 लोग मौजूद थे। वक्त रहते फायर फाइटर्स ने तीनों को बचा लिया। आग दरअसल गैराज में लगी थी, जो कि देखते ही देखते पूरे घर में फैल गई। आग लगने की वजह क्या है, ये अभी साफ नहीं है। वहीं इस इंसिडेंट में एक शख्स भी जख्मी हुआ है। We received a call tonight for a house on fire with people trapped. On arrival, we had smoke coming from the house. Firefighters made entry and did remove 3 people from the house that were asleep in the bedroom. We found a fire in the garage, and of course they extinguished the fire. Got the people out, all is good. It's definitely an accidental fire. The house was locked up, the people were in bed, fire in the garage. No reason to believe that anything other than accidental. I seen one toddler being brought out of the house by a firefighter. The other was older adult males and females. और आपके शहर में मौसम का हाल क्या रहेगा, इसके लिए देखिए वेदर अपडेट्स। That's all for now. This is Sarah Chauhan signing off. Stay tuned with NTV Houston.